वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल बालाजी कोचिंग क्लासेस। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे ठोसों के गुण। तो इसकी जो पिछली वीडियो हुई थी तो उसमें हमने सिलेबस के बारे में बता दिया था कि कितना सिलेबस हमको पढ़ना है, और उसमें द्रव्य की अवस्थाएं बताई थी, द्रव्य की मुख्य अवस्थाएं बताई थी, और ठोस के बारे में हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें बताई थी, और उसको परिभाषा भी बताई थी, और एग्जाम्पल भी उसमें बताए थे। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ठोसों के गुण। तो इसमें पहला पॉइंट दिया है, यहाँ पर लिखा है कि ठोस का आयतन व आकार दोनों निश्चित होते हैं। तो इसमें आयतन क्या होता, कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसका उस वस्तु का आयतन बोलते हैं। और यहाँ पर जो आकार दिया है तो आकार में उसकी आकृति किस तरीके की है, कैसी दिखती है वो, ठीक। तो दूसरा पॉइंट है हमारा, ठोस लगभग असंपीड्य होते हैं। असंपीड्य का मतलब होता है जिन वस्तुओं को दबाया ना जा सके उन्हें हम क्या बोलते हैं, असंपीड्य। जैसे हम कोई ईंटा ले लें या ईंट ले लें, पत्थर ले लें, उसको यदि हम दबाएं तो उसका आकार नहीं बदलता, वो क्या होते, असंपीड्य। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट था हमारा, ठोस लगभग असंपीड्य होते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा दिया है, ठोस में उसके घटक कण बहुत निकट होते हैं तथा उनके मध्य रिक्त स्थान बहुत कम होता है। तो इसका मतलब घटक कण क्या होते हैं, तो जो ठोस हमारा होता है उसमें जो कण उपस्थित होते हैं, जिन कणों से उस ठोस का निर्माण हुआ है उसे हम क्या बोलते हैं, घटक कण। यानी कि मिट्टी के जो छोटे छोटे कणों से मिलकर वो ठोस बनता है या फिर कोई वस्तु बनती हो कणों से, उन्हें हम क्या बोलते हैं, घटक कण। और इसमें लिखा है कि तथा उनके मध्य रिक्त स्थान बहुत कम होता है। तो जब उसके घटक कण बहुत निकट होंगे, पास पास होंगे, तो उसमें रिक्त स्थान क्या होगा, बहुत ही कम होगा। चौथा पॉइंट दिया है, ठोस का घनत्व अधिक होता है। ठोस का घनत्व क्या होता, अधिक होता है। तो यहाँ पर घनत्व के बारे में थोड़ा पढ़ लेते कि जिन पदार्थों में उसके घटक कण बहुत पास पास होते हैं तो इसका घनत्व क्या होता, ज्यादा होगा, यानी कि अधिक होगा, यानी कि घने कण इसमें उपस्थित होंगे। और जो जिनका घनत्व कम होगा उसमें क्या होंगे, कण थोड़ा दूर दूर उपस्थित होंगे, ठीक है। तो इसमें देखा जाए तो इनका घनत्व क्या होगा, अधिक, यानी कि ज्यादा होगा। फिर पांचवा पॉइंट दिया है, अधिकांश ठोस क्रिस्टलीय होते हैं और क्रिस्टलीय ठोस में घटक कणों की क्रमिक व्यवस्था पाई जाती है। तो इसमें बताया गया कि अधिकांश ठोस क्या होते हैं, क्रिस्टलीय होते हैं। क्रिस्टलीय में क्या होता है कि उनके जो कण होते हैं ठोस के, वो एक क्रम व्यवस्था में सब लगे होते हैं, यानी कि जुड़े होते हैं, यानी कि एक लाइन में सब जुड़े होते हैं, का एक क्रम होता है, ठीक। इसमें क्या लिखा, अधिकांश ठोस क्रिस्टलीय होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस में घटक कणों की क्रमिक व्यवस्था पाई जाती है, यानी कि इसमें जो कण होते हैं वो एक क्रम वाइज सब जुड़े होते हैं। जैसे यहाँ पर देखा जाए, जैसे कण है तो एक क्रम से जुड़े हुए हैं, तो यही इसी को हम बोलते हैं क्रमिक व्यवस्था। जो हमारा छठा पॉइंट है उसमें दिया है कि ठोस के घटक कणों अणुओं के मध्य प्रबल अंतराणविक बल पाया जाता है। फिर से बोल रहे हैं, ठोस के घटक कणों के अणुओं के मध्य, यहाँ पर लिखा है अणुओं के मध्य प्रबल अंतराणविक बल पाया जाता है। तो हमने बताया था जो यहाँ पर ठोस होते हैं, यहाँ पर जो ठोस उपस्थित यानी कि जो कण होते हैं, तो उनके मध्य में जो इधर उधर सब बल कार्य करता है, फोर्स, उसको हम क्या बोलते हैं, अंतराणविक बल। तो आइए हम अब पढ़ते हैं ठोसों का वर्गीकरण। तो इसमें जो ठोसों का वर्गीकरण है वो हम दो प्रकार से करेंगे। एक होगा हमारा ज्यामिति के आधार पर और दूसरा होगा बंधों के आधार पर। तो सबसे पहले इसमें क्या दिया, ज्यामिति के आधार पर। तो यहाँ पर पहला क्या दिया, क्रिस्टलीय ठोस, और दूसरा क्या दिया, अक्रिस्टलीय ठोस। और बंधों के आधार पर कितने होते, चार। पहला कौन सा है, आणविक ठोस, दूसरा क्या है, परमाणविक ठोस या नेटवर्क ठोस या सहसंयोजक ठोस, तीसरा क्या दिया, आयनिक ठोस, चौथा क्या दिया, धात्विक ठोस। तो इसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, ज्यामिति के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। ज्यामिति का मतलब क्या होता है, ज्यामिति का अर्थ क्या होता है कि कणों की संरचना किस प्रकार की है, कणों की संरचना किस प्रकार की है, यानी कि वो क्रिस्टलीय है कि अक्रिस्टलीय। तो आइए एक एक करके इसमें हम देखते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। तो इसमें सबसे पहले इसमें अंतर हम पढ़ लेंगे, डेफिनेशन इसके अभी हम लिख लेंगे लास्ट में। तो सबसे पहले इसमें क्या पढ़ेंगे, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। तो इसमें सबसे पहले लिखा है ज्यामिति। तो ज्यामिति का अर्थ ये होता है कि जो ठोस होता है उसमें कणों की संरचना किस प्रकार की है, उसे हम क्या बोलते हैं, ज्यामिति। तो यहाँ पर सबसे पहले इसमें लिखा है ज्यामिति जो होती है इसकी निश्चित होती, इसकी क्या होती, अनिश्चित होती। तो ये निश्चित और अनिश्चित अभी बताने, थोड़े दो नीचे और बता दें, फिर इसको हम फिगर बना के इसको हम बताएंगे स्ट्रक्चर प्रूफ के रूप में। तो यहाँ पर लिखा है ज्यामिति क्या होती है, इसकी निश्चित होती, इसकी क्या होती, अनिश्चित, याद रखना। फिर लिखा है इसकी प्रकृति, यानी कि इसकी प्रकृति कैसी होती,
तो जो क्रिस्टलीय ठोस होता है ये वास्तविक ठोस होते हैं, यानी कि वास्तव में क्या होते हैं, ठोस होते हैं। जैसे हम पत्थर ले लें तो अगर उसको हम दबाएं तो उसका आकार और आयतन कुछ भी नहीं बदलता, यानी कि अपरिवर्तित रहता। तो वो कैसे हैं, ये वास्तविक ठोस है, यानी कि वास्तव में वो ठोस ही है। और यहाँ देखा जाए ये आभासी ठोस होते हैं। जैसे हम यदि हम रबड़ ले लें, उस पर बिल्कुल हल्का दाब दें तो उसका आयतन और आकार नहीं बदलता, लेकिन थोड़ा और दाब दें तो उसका आकार जो है परिवर्तित हो जाता। तो ये क्या है, आभासी ठोस है। ठीक, तीसरा दिया है विदलन, सॉरी हाँ तीसरा दिया है विदलन। तो विदलन में क्या होता है, यदि हम किसी ठोस को धारदार औजार से काट दें तो उसके जो खंड बनते हैं उसमें जो सतह आती है वो सपाट या एकदम चिकनी होती है। कैसी होती है, चिकनी। उसमें लिखा भी है, इन्हें धारदार हथियार से काटने पर इनकी सतह चिकनी व सपाट होती है। ठीक, इसमें क्या लिखा, इनकी सतह खुरदरी होती है। यदि हम रबड़ को काटे तो इसकी सतह क्या होगी, एकदम खुरदरी निकलेगी। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा, विदलन क्या होता है, इन्हें धारदार हथियार से काटने पर इनकी सतह चिकनी व सपाट होती है, यानी कि जब हम काटेंगे तो उनकी जो सतह होगी वो चिकनी होगी और क्या होगी, सपाट होगी। और इसमें क्या लिखा, इनकी सतह खुरदरी होती है। अब इसको हम थोड़ा ये पढ़ लेते हैं, निश्चित और अनिश्चित के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो यहाँ से इसको हम हटा दे रहे हैं। तो ये क्या था हमारा क्रिस्टलीय ठोस, ये क्या था अक्रिस्टलीय ठोस। तो इसको हम इस तरीके से बना दे रहे हैं। यहाँ पर क्या था, ज्यामिति, ये क्या था, निश्चित, ये क्या था, अनिश्चित। अब इस ज्यामिति के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस की जो ज्यामिति होती है वो कैसे होती है, निश्चित। तो इसकी क्या होती है, अनिश्चित। तो ज्यामिति का अर्थ हमने अभी बताया था कि कणों की संरचना किस प्रकार की है उसे हम क्या बोलते हैं, ज्यामिति। तो यहाँ पर थोड़ा हम देख लेते हैं निश्चित कैसे होती है। जैसे मान लिया यहाँ पर इस तरीके से कोई कण इस तरीके से, तो इसमें हमने देखा कि इनके जो ये ठोस है, ये हमने मान लिया कोई ठोस है, इसमें जो कण हैं एक क्रम के हिसाब से सब जुड़े हुए हैं, यानी कि क्रमिक व्यवस्था इसमें है। तो ये कैसे है, निश्चित। क्या है, निश्चित, यानी कि एक कण कोई भी ले लें तो उसके चारों तरफ एक कण पाए जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये क्या है, तुम्हारी निश्चित व्यवस्था। इसकी जो ज्यामिति क्या है, निश्चित, यानी कि एक क्रम से इसके कण जुड़े हुए हैं। अगर ये समझ में नहीं आया तो एक दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे नमक का। जैसे नमक कहते हैं NaCl, यहाँ पर क्या ले लें, नमक NaCl। इसका जो है एग्जाम्पल देख लेते कि ये जैसे समझ में नहीं आई हो तो दूसरा हम बता दे रहे हैं। इसमें भी देख रहे हैं क्रम से सब जुड़े हुए हैं कण, तो ये भी क्या है, निश्चित। इसकी ज्यामिति क्या है, निश्चित। तो अगर हम NaCl ले लें तो यहाँ पर ले लें Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस, Cl माइनस ले लें, फिर Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस। तो इसकी भी आकृति हम देखेंगे कि ये निश्चित है कि अनिश्चित। तो ये भी अगर पूछा जाए कभी पेपर में कि जो NaCl है वो क्रिस्टलीय ठोस है या अक्रिस्टलीय, तो पहली बात ये है क्रिस्टलीय ठोस। तो जब क्रिस्टलीय ठोस है इसकी ज्यामिति क्या होगी, निश्चित। तो निश्चित कैसे, यहाँ पर यदि हम सोडियम ले लें, यहाँ पर यदि सोडियम ले लें, ये वाला सोडियम, तो हम देख रहे हैं इसके चारों तरफ क्या जुड़े हैं, क्लोरीन। इस तरीके से कहीं भी ले लीजिए, यदि यहाँ पर हम क्लोरीन ले लें, ये वाला क्लोरीन ले लें, सॉरी ये ना लें, ये क्लोरीन ले लें, तो इसमें भी क्या होगा, इसके चारों तरफ क्या जुड़े हैं, सोडियम। तो यही इसकी ज्यामिति है कि जिसमें कणों की संरचना निश्चित होती है, एक क्रम से लगी होती है कण, तो उसको हम क्या बोलते हैं, निश्चित। तो इसकी जो व्यवस्था होने की ज्यामिति जो है वो क्या है, निश्चित, यानी कि हर सोडियम के चारों तरफ क्लोरीन जुड़े हैं और हर क्लोरीन के तरफ सोडियम जुड़े हैं। तो इसकी जो वो होगी ज्यामिति क्या होगी, निश्चित होगी। और इसमें लिखा अनिश्चित, तो अक्रिस्टलीय ठोस में जो कणों की संरचना होती है वो अव्यवस्थित रहती है, यानी कि अनिश्चित होती है। ये कैसे होता है, जैसे यहाँ पर ले लें, इस तरीके से कण हमने ले लिए, इस तरीके से हमने ले लिए, तो ये क्या है, अनिश्चित, क्योंकि इसके जो कण हैं वो अव्यवस्थित हैं, यानी कि निश्चित क्रम में नहीं जुड़े हैं। तो इसकी जो ज्यामिति होगी कैसी होगी, अनिश्चित।
अब लास्ट वाला दिया था गलनांक, यहाँ पर जो 5 पॉइंट दिया था, सॉरी 4 पॉइंट दिया था, उसमें क्या लिखा था, इसका गलनांक क्या होता है, निश्चित, इसका क्या होता है, अनिश्चित। यानी कि जब यानी कि हम बर्फ ले लें तो बर्फ को हम एक ताप देंगे, तो यानी कि इसको हम थोड़ा 0 से बढ़ाते चले जाएं तो उसका क्या होगा, एक अवस्था ऐसी आएगी कि बर्फ पिघलना स्टार्ट हो जाएगी। तो यानी कि इसका गलनांक क्या होता है, निश्चित होता है, और इसका क्या होता है, अनिश्चित, है ना। इसका क्या होता है, अनिश्चित। फिर आता है 5, इसकी व्यवस्था। अब इसमें व्यवस्था लिखा है दीर्घ पराश्री व्यवस्था। तो क्रिस्टलीय ठोस में जो व्यवस्था पाई जाती वो होती है दीर्घ पराश्री व्यवस्था। दीर्घ पराश्री व्यवस्था क्या होता है, इसमें जो कण होते हैं वो एक क्रमिक व्यवस्था में बहुत लंबी श्रृंखला बना लेते हैं। इसमें जो होता है दीर्घ पराश्री व्यवस्था में जो क्रिस्टलीय ठोस होता है, इसमें जो कण उसमें उपस्थित होते हैं वो एक लंबी श्रृंखला में जुड़ जाते हैं और वो बहुत लंबी श्रृंखला का निर्माण करते हैं, ठीक। और इसमें क्या होता है, इसमें कैसी होती है, लघु पराश्री व्यवस्था पाई जाती है। कैसी पाई जाती है, लघु पराश्री व्यवस्था, यानी कि ये बहुत लंबी श्रृंखला कणों की नहीं बन पाती और बहुत जल्द ही क्या होती है, बिखर जाती। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लघु पराश्री व्यवस्था, और इसको क्या बोलते हैं, दीर्घ पराश्री व्यवस्था, ठीक है। तो थोड़ा कि दैशिकता क्या होती है, ये विषम दैशिक होते हैं और ये समदैशिक। तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे यहाँ पर हम NaCl ले लें, तो यदि हम कोई ठोस हो, यदि हमको किसी दिशा से हम देखें, यानी कि चाहे इधर से देखें, यदि वो ठोस हर दिशा से समान दिख रहा तो कैसा होगा, समदैशिक। और ये थोड़ा अलग तरीके से, यानी कि अलग दिशा से यदि उसको देखा जाए और उसकी आकृति हर तरफ से असमान दिखाई दे तो उसको हम क्या बोलते हैं, विषमदैशिक। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल ले लें, पहले हम ये देख रहे हैं दैशिकता, तो इसमें दैशिकता मतलब उसकी दिशा से, ठीक। लिखा ये विषम दैशिक होते हैं, तो विषम दैशिक होते कैसे, तो सबसे पहले यहाँ पे लिख ले रहे हैं, जैसे Na प्लस Cl माइनस Na प्लस, तो लिखा है Cl माइनस, फिर यहाँ पे लेंगे Cl प्लस, Cl माइनस सॉरी, Na प्लस, Cl माइनस, फिर Na प्लस, Na प्लस, Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, यहाँ पर होगा Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस। तो इसमें होगा क्या, ये यहाँ पर लिखा है इसकी दैशिकता, यानी कि इसकी दिशा क्या होती है, ये विषम दैशिक होती है, यानी कि इन्हें देखने पर ये इसकी दिशा कैसी होती है, विषम दैशिक यानी कि प्राप्त होती। तो जैसे यहाँ से हम देखें इसको, यदि हम इसको इस तरीके से इस तरफ से देखें तो इसमें हमको एक लाइन नजर आ रही है, यानी कि एक सीरीज चल रही है, पहले एक बार सोडियम फिर क्लोरीन फिर सोडियम फिर क्लोरीन, यानी कि एक सीरीज चल रही है। अगर हम इसको इस तरफ से देखें, इस तरफ से, तो इसमें भी वही हमारा फार्मूला नजर आ रहा है, यानी कि क्लोरीन सोडियम। लेकिन इसको अगर इस तरफ से इस तरफ देखें, इस तरह से, तो इसमें कौन सी सीरीज नजर आ रही है, क्लोरीन क्लोरीन नजर आ रही, और फिर सोडियम फिर क्लोरीन, यानी कि इस तरीके से। तो इसमें कहीं क्लोरीन के बाद सोडियम नजर नहीं आ रहा। तो इसका स्पष्ट होता है कि यदि हम इसको किसी भी दिशा से अलग अलग दिशा से देखें तो इसमें क्या होता है, एक तरफ हमने देखा सोडियम, एक तरफ क्या आ रहा, क्लोरीन। तो ये क्या होगा हमारा विषम दैशिक, यानी कि इसको हम अगर नीचे से ऊपर की तरफ देखें तो सम आ रहा, इधर से देखें तो क्या आ रहा, सम। अगर इस कोने से देखें तो क्या आ रहा, विषम। इसमें क्या होगा, इसकी दिशा जो होगी विषम दैशिक होगी। इसमें क्या लिखा है, ये समदैशिक होते हैं। समदैशिक मतलब जैसे मान लिया यहाँ पर, जैसे हमने इनको जोड़ दिया इस तरीके से, इस तरीके से अगर हम इसमें देखें, किसी भी दिशा से अगर हम देखें, इनके कणों की संरचना हमको समान रूप से दिखाई देगी, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, विषम दैशिक। और इसमें क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। एक तरफ से हमने देखा क्लोरीन सोडियम नजर आ रहा, इधर से जब हमने देखा इसमें भी क्लोरीन सोडियम नजर आ रहा, लेकिन इस दिशा से जब हमने देखा तो क्लोरीन क्लोरीन केवल आ रहा। तो ये क्या होगी हमारी विषम दैशिक, यानी कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, विषम दैशिक, और ये क्या होते हैं, समदैशिक। तो इसको अगर रबड़ कुछ भी उदाहरण ले लो, रबड़ वगैरह ले सकते हैं इसमें। फिर लिखा है संपीड्यता। तो संपीड्यता भी हमने समझाया था कि ये असंपीड्य होते हैं, जो ठोस होते हैं असंपीड्य होते हैं। जैसे हम ईंट ले लें या पत्थर ले लें, इसको हम दबाएं तो इसमें क्या होता है, आकार व आयतन उसका कुछ भी नहीं परिवर्तित होता, वो सेम वैसे ही रहता है। इसमें लिखा है ये असंपीड्य होते हैं, इन्हें दबाया नहीं जा सकता, यानी कि इन्हें क्या होता है, दबाया नहीं जा सकता। और ये क्या होते हैं, ये लगभग असंपीड्य होते हैं। अब यहाँ पर लगभग लगभग क्यों लगा है, यहाँ पर अगर हम रबड़ का एग्जाम्पल ले लें तो यदि हम रबड़ को हल्के से दाब डालें तो उसका आकार जो होगा परिवर्तित नहीं होगा, और यदि हम थोड़ा और दाब डालें तो क्या होता है, उसका बदलने लगता है। तो ये क्या लिखा है, ये लगभग असंपीड्य होते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा। तो सबसे पहले इसमें लिखा है वे ठोस जिनकी ज्यामिति
निश्चित होती है और उनमें क्रमिक व्यवस्था पाई जाती है, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। ये हमने बता दिया था अभी अंतर में, इसीलिए पहले हमने अंतर करवा दिए थे कि वे ठोस जिनकी ज्यामिति निश्चित होती है और उनमें क्रमिक व्यवस्था पाई जाती है क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं, जैसे NaCl, बर्फ, ग्रेफाइट, डायमंड और कैल्शियम फ्लोराइड। ये इतने इसके क्या है एग्जाम्पल। सेकेंड वाला क्या दिया, अक्रिस्टलीय ठोस, तो इसमें दिया वे ठोस जिनकी ज्यामिति अनिश्चित, यहाँ पर निश्चित था, यहाँ पर क्या हो जाएगा निश्चित होती है और उनमें क्रमिक व्यवस्था नहीं पाई जाती। अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं, जैसे रबर, कांच, मोम, प्लास्टिक, मक्खन और स्टार्च। इसके आगे लिख देना आदि, यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर भी लिख देंगे आदि। तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में केवल इतना ही पढ़ेंगे और अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे क्रिस्टल। अब यहाँ पर क्रिस्टली और क्रिस्टल आ ही गया और इसके बाद हम पढ़ेंगे क्रिस्टल। क्रिस्टल क्या होते हैं और उनके प्रकार।